हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं फिर से तुम्हारा हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के 2 मार्क्स के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और इससे पहले भी मैं 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाकर उनको देख लेना। अगर आप चाहते हैं कि आपके इजीली 90 प्लस स्कोर हो जाए तो इन वीडियोस को बस तुम देखकर चले जाना, इन वीडियोस के क्वेश्चन आंसर को समझ लेना, बस इतना कर लेना, तुम्हारे इजीली 90 स्कोर हो जाएंगे। अगर तुमने अभी तक पूरे साल में भी कुछ नहीं पढ़ा, केवल इन वीडियोस को देख लेना, तुम्हारे पूरे इजीली 90 प्लस स्कोर हो जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में। और तुम्हारा आधा घंटा पहले ही पेपर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के अंदर। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के 2 उद्देश्य बताइए। कि जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका 2 उद्देश्य आपको बताना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 में चली थी। इसका मुख्य फोकस देश की आर्थिक स्थिरता और विकास पर था, ठीक ना। इसका मुख्य फोकस कृषि पर ज्यादा था, ठीक है ना, कृषि पर ज्यादा था। पहला उद्देश्य कृषि विकास को बढ़ावा देना। तो देश में खाद्यान्न की कमी को दूर करवाने और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या किया गया, कृषि के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया और सिंचाई और ऊर्जा संसाधन का विकास किया गया, जैसे कि बड़े बांध और परियोजनाएं जैसे कि भाखड़ा नागल बांध जैसी, ठीक है, बांधों को क्या किया गया, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया के माध्यम से सिंचाई और बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिला, ठीक है। इस योजना ने भारत की आर्थिक नींव को मजबूत किया और विकास की दिशा को भी तय किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए आपका दक्षेश, ठीक है, क्षेत्रीय सहयोग में दक्षेश की भूमिका बताइए। क्षेत्रीय सहयोग में दक्षेश की क्या भूमिका है, किसकी भूमिका, दक्षेश, सार्क। तो दक्षेश यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बनाया गया एक संगठन है। दक्षिण एशिया के बीच, ठीक है, सहयोग बढ़ाने के लिए बनाया गया था एक संगठन था, ठीक ना। इसका पहला उद्देश्य क्या था, इसकी भूमिका आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो सदस्य देशों के बीच व्यापार और विकास को प्रोत्साहित करना था। क्या था, व्यापार को बढ़ावा देना था। जितने भी इसके सदस्य देश है, 8 सदस्य देश है, ठीक है। लास्ट आपका 2008 में अफगानिस्तान बना था दक्षेश का, ठीक है, सार्क का। तो जितने भी इसमें 8 सदस्य हैं उन सभी देशों के बीच में क्या करना, व्यापार और विकास को प्रोत्साहन देना। और दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग करना, शिक्षा स्वास्थ्य और संस्कृति के क्षेत्र में बढ़ावा देना, शांति स्थिरता बनाए रखना और गरीबी उन्मूलन करना, यानी कि साझा कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी को मिटाना, इसकी क्या है, भूमिका है। तो इसकी भूमिका क्या, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग करना, शांति और स्थिरता बनाए रखना और गरीबी को खत्म करना। तो दक्षेश क्षेत्रीय विकास और सहयोग को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सामूहिक सुरक्षा और सहकारी सुरक्षा में अंतर आपको बताना है। सामूहिक सुरक्षा और सहकारी सुरक्षा में अंतर। तो देखिए, तो बोल रहा है सामूहिक सुरक्षा, देश मिलकर आक्रमण का जवाब देते। अगर मान लीजिए किसी ने क्या कर दिया, किसी देश के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो उस जिस देश के ऊपर आक्रमण किया गया है उस देश के जितने भी दोस्त देश तो होंगे ना, वो सब क्या करेंगे, मिलकर आक्रमण करेंगे। सामूहिक मतलब एक साथ मिलकर आक्रमण करना, जबकि सहकारी सुरक्षा में देश मिलकर पहले से शांति बनाए रखते हैं, ठीक है। देश मिलकर क्या करता है, शांति बनाए। सामूहिक सुरक्षा आक्रमण से संबंधित है और सहकारी सुरक्षा शांति से संबंधित है। सामूहिक सुरक्षा आक्रमण से संबंधित है और सहकारी सुरक्षा शांति से संबंधित है। सामूहिक सुरक्षा रिएक्शन प्रतिक्रिया पर आधारित होती है, जबकि सहकारी सुरक्षा रोकथाम पर आधारित होती है। मान लीजिए किसी ने क्या किया, ठीक ना, किसी दूसरे देश में हमला किया, तो सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत उसको हमला से जवाब दिया जाएगा, उसको हमला से जवाब दिया जाएगा। लेकिन सहकारी सुरक्षा के अंतर्गत उसको रोका जाएगा, रोकथाम किया जाएगा, बातचीत किया जाएगा, बातों से निपटाने की कोशिश की जाएगी। सामूहिक सुरक्षा में बल प्रयोग हो सकता है,
जबकि सहकारी सुरक्षा में संवाद, बातचीत होता है, समझौता होता है, ठीक है ना। तो सामूहिक सुरक्षा आक्रमण से संबंधित है, जबकि सहकारी सुरक्षा आपका शांति से संबंधित है। सामूहिक सुरक्षा में, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, और सहकारी सुरक्षा में रोकथाम की बात की जाती है। सामूहिक सुरक्षा में बल प्रयोग हो सकता है, लेकिन सहकारी सुरक्षा में सिर्फ संवाद, बातचीत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत क्यों की गई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तो 1960 के दशक में भारत खदान संकट का सामना कर रहा था। भारत के पास, ठीक है ना, बिल्कुल भी खदान नहीं थी 1960 के दशक में, ठीक है। कृषि एकदम तहस नहस हो चुकी थी, मानसून नहीं आया हुआ था, ठीक है ना, चीजें, ठीक है, खदान एकदम खत्म हो चुका था। तो इस स्थिति में, ठीक है, खदान संकट से निपटने के लिए हरित क्रांति लेकर आया गया। तो खदान की कमी, जनसंख्या बढ़ने से अनाज की मांग बढ़ गई थी, आयात पर निर्भरता कम करना था, भारत को विदेशी देशों से अनाज मंगाना पड़ता था। इन सबको कम करने के लिए क्या किया गया, ठीक है, हरित क्रांति को अपनाया गया। खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए, आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, और उसके बाद कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को क्या किया गया, ठीक है, अपनाया गया, लाया गया। तो कृषि उत्पादन बढ़ावा, जैसे कि नई तकनीक, उन्नत बीज और उर्वरकों का उपयोग किया गया, ठीक है, कृषि को लाभदायक बनाया गया। तो इस प्रकार हरित क्रांति ने भारत के खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बनाया था, ठीक है। तो ये सारे कारण थे भारत में हरित क्रांति को लाने के, क्योंकि भारत के अंदर खाद्यान्न संकट आ चुका था, ठीक है। पांचवे की बात करते हैं, तो गठबंधन सरकार और एक दलीय प्रभुत्व में अंतर बताइए। गठबंधन की सरकार और एक दलीय सरकार में अंतर, गठबंधन और एक दल में अंतर। तो आपको तो पता ही है, गठबंधन सरकारें कौन सी सरकारें होती है। गठबंधन सरकारें वो सरकारें होती हैं जब किसी को सत्ता हासिल नहीं होती है, तो बहुत सारे दल मिलकर क्या करते हैं, गठबंधन बना लेते हैं। तो गठबंधन सरकार में कई दल मिलकर सत्ता चलाते हैं, कई दल मिलकर सत्ता चलाते हैं, जबकि एक दलीय प्रभुत्व में एक ही दल शासन करता है, एक ही दल शासन करता है, ठीक है। गठबंधन में फैसले आपसी सहमति से होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए, ठीक है ना, बीजेपी ने क्या कर रखा है, आम आदमी और कांग्रेस से क्या कर रखा है, गठबंधन कर रखा है, जो कि कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, तो जब भी कोई फैसला लेना होगा बीजेपी को, तो बीजेपी को क्या करना पड़ेगा, आपसी सहमति से फैसला लेना पड़ेगा, जबकि एक दलीय पे खुद ही फैसला ले सकते हैं। गठबंधन सरकार कम स्थिर हो सकती है, जबकि एक दलीय प्रभुत्व अधिक स्थिर हो सकती है। जैसे ही समर्थन खींचा, जैसे ही समर्थन खींच लेंगे, वैसे ही सरकार क्या हो जाएगी, गठबंधन में गिर जाएगी। लेकिन जो एक दलीय शासन प्रणाली है, तो उसमें 5 साल से पहले गिरने का डर नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक साझा संपत्ति, ठीक है, वैश्विक साझी संपत्ति की परिभाषा को लिखिए उदाहरण सहित। तो देखिए, वैश्विक साझी संपदा से वे संसाधन जो किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, बल्कि पूरी मानवता का अधिकार होता है। कोई एक ऐसा संसाधन जिस संसाधन के ऊपर केवल एक देश का अधिकार ना होके पूरी मानव जाति का अधिकार होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, साझा संसाधन बोलते हैं। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग सभी देश मिलकर करते हैं, जिनका स्वामित्व किसी एक का नहीं होता, जिन पर किसी एक का स्वामित्व नहीं होता, जैसे कि हमारा वायुमंडल मेरा भी है, तुम्हारा भी है, अमेरिका में रह रहे लोगों का भी है, महासागर मेरा भी है, तुम्हारा भी है, ठीक है, जापान में रह रहे लोगों का भी है, अंटार्कटिका मेरा भी है, तुम्हारा भी है, और रसिया में रह रहे लोगों का भी है, ठीक है ना। अंतरिक्ष, ये सारी चीजें क्या, साझा संपदा है। कौन सी संपदा है, साझा संपदा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, तो साइबर सुरक्षा क्या है, यह महत्वपूर्ण क्यों है। साइबर सुरक्षा बताना आपको। तो देखिए, साइबर सुरक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क डेटा को साइबर हमले, हैकिंग या ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। साइबर सुरक्षा आपसे पूछे तो सीधे बोल देना, ठीक है। साइबर सुरक्षा से अभिप्राय उस सुरक्षा से है जिसमें इंटरनेट से होने वाले धोखाधड़ी से सुरक्षित रखा जाता है, कंप्यूटर से होने वाले धोखाधड़ी को सुरक्षित रखा जाता है, डेटा से होने वाले धोखाधड़ी को सुरक्षित रखा जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, साइबर सुरक्षा कहते हैं। आज के डिजिटल युग में यह बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, जाहिर सी बात है।
सबको अपनी प्राइवेसी बचानी है, ठीक है। इसलिए साइबर सुरक्षा क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग डेटा और सरकारी सूचनाएं सुरक्षित रहती है। अगर ये नहीं होगा तो आए दिन क्या होगी, लोगों के, ठीक ना, जो प्राइवेसी है वो क्या हो जाएगी, उजागर होती रहेगी। यह साइबर अपराधों को रोकने और ऑनलाइन लेन देन की सुरक्षित बनाने में मदद करती है, ठीक है ना। अगला, यदि आप मिखाइल गोर्बाचेव की जगह होते तो कौन से 2 कदम नहीं उठाते। अगर आप मिखाइल गोर्बाचेव होते तो कौन कौन से 2 कदम नहीं उठाते। तो भाई जो उसने कदम उठाया था वही तो नहीं उठाओगे, क्योंकि उसी की वजह से तो क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो देखिए, यदि मैं गोर्बाचेव की जगह होता, किसकी जगह होता, गोर्बाचेव की जगह होता, तो मैं अचानक और तेज राजनीतिक उदारीकरण लागू नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इससे लोगों में असंतोष में स्थिरता बढ़ी। अगर मैं क्या होता, मिखाइल गोर्बाचेव की जगह होता तो मैं उदारीकरण की नीति को लागू नहीं करता, क्योंकि इससे लोगों के अंदर असंतोष बढ़ गया था। दूसरा, मैं तेजी से सुधार नहीं करता, मैं धीरे धीरे सुधार करता। कैसा सुधार करता, धीरे धीरे सुधार करता, ठीक है। 8वां हो गया। 9वां देखो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 आवश्यक सुधार। संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन से सुधार होने चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन से 2 सुधार होने चाहिए। तो देखिए, तो पहला सुधार, सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए, जिसमें स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। स्थायी और अस्थायी सदस्य दोनों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि सभी देशों का क्या हो जाए, प्रतिनिधित्व हो जाए। दूसरा, वीटो शक्ति में सुधार किया जाए, ताकि बड़े देश इसका दुरुपयोग ना कर सके, ठीक है ना। वीटो शक्ति में क्या किया जाए, सुधार किया जाए, ताकि बड़े देश इसका दुरुपयोग ना कर सके। अगला, यदि भारत का विभाजन नहीं होता तो 2 प्रभाव बताइए। अगर भारत और पाकिस्तान नहीं बने होते तो इससे क्या होता, तो यदि भारत का विभाजन नहीं होता तो देश सांप्रदायिक संघर्ष और हिंसा कम हो सकती थी, ठीक है। जो भारत जो अखंड था पहले अंग्रेजी शासन में, वो टूटता नहीं, पूरा भारत और पाकिस्तान एक ही रहता, बांग्लादेश भी एक ही रहता, ठीक है। और जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो कम से कम होते। इसके अलावा आर्थिक संसाधनों और मानव शक्ति का बेहतर उपयोग होता, क्योंकि विभाजन के कारण भारी नुकसान हुआ, ठीक है। अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो जो नुकसान हुआ है विभाजन के दौरान, वो नुकसान नहीं हुआ होता। तो विभाजन के दौरान जो जो चीजें हुई है तो वही तो नहीं होती अगर विभाजन नहीं होता तो, ठीक है। अगला, 1947 के बाद शरणार्थी की 2 तत्कालिक आवश्यकताएं। जब 1947 के बाद शरणार्थियों के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं, तो विभाजन के बाद शरणार्थियों को कठिन सामना करना पड़ा। पहली जरूरत तो उनके लिए आवास की थी, रहने की, ठीक है ना। पहली जरूरत क्या थी, आवास की थी। दूसरा, भोजन, कपड़ा, सुरक्षा, ये सारी जरूरतें किसको थी, 1947 के बाद के शरणार्थियों की थी, ताकि उनका जीवन फिर से शुरू हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया और एक योगदान बताइए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया, इसका हमें क्या बताना है, ठीक है, इसका योगदान बताना है। प्रजा मतलब जनता पार्टी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण और अन्य समाजवादी नेता ने किया था। जयप्रकाश नारायण ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विशेष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो जयप्रकाश नारायण ने क्या किया, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। इनका क्या योगदान रहा, इनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में रहा, भारत को आजाद कराने में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा 1942 के बाद से। आसियान शैली क्या है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आसियान वे, ठीक है, तो आसियान शैली का अर्थ है सदस्य देश आपसी सहयोग, सहमति और संवाद के माध्यम से निर्णय लेते हैं। आसियान शैली का क्या मतलब है कि जितने भी आसियान के अंदर देश है वो सभी सहयोग, सहमति और संवाद के माध्यम से क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं। इसमें विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से बिना टकराव के सुलझाने पर जोर दिया जाता है और यह शैली गैर हस्तक्षेप और आपसी सम्मान पर आधारित है। किस पे आधारित है, आपसी सम्मान पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14, तो दक्षिण एशिया के 2 देशों में बदलाव बताइए। तो दक्षिण एशिया के 2 देशों में बदलाव, पहला नेपाल में बदलाव बता दीजिए, जहां पे राजशाही को खत्म करके लोकतंत्र को स्थापित किया गया। दूसरा, भूटान बता दीजिए, जहां पर संवैधानिक राजतंत्र को हटाकर उसको लोकतंत्र की शुरुआत की गई। तो दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश जिनमें कुछ शुरुआत हुआ। सुरक्षा नीति में अपरोध और रक्षा की क्या आस है, अपरोध किससे कहते हैं और रक्षा किसे कहते हैं, ये आपको बताना है।
अपरोध किसे कहते हैं, रक्षा किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। तो यह एक ऐसी नीति है जिसमें दुश्मन को हमले से रोकने के लिए शक्ति का प्रदर्शन कर डर पैदा किया जाता है, जैसे परमाणु हथियार। अपरोध में क्या किया जाता है, कोई दुश्मन देश है उसको हम अपना हथियार दिखा देंगे कि देखो जितना तुम्हारे पास हथियार है उससे ज्यादा मेरे पास हथियार है, तो वो क्या हो जाएगा, डर जाएगा। क्या हो जाएगा, डर जाएगा। इसका अर्थ है कि रक्षा का क्या अर्थ है, अपने देश को हमले से बचाना, सेना सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना, ठीक ना। तो वही अपरोध का मतलब होता है अपनी ताकत से दूसरे दुश्मन देश को डरा देना, लेकिन रक्षा का मतलब होता है अपने देश की हमले से सुरक्षा करना, अपने देश की हमले से सुरक्षा करना। 16वां देखिए, तो बॉम्बे प्लान क्यों बनाया गया था, बॉम्बे प्लान। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉम्बे प्लान वाला, ठीक है। तो सुनिए, बॉम्बे प्लान भारत के कुछ बड़े उद्योगपतियों द्वारा बनाया गया था। बॉम्बे प्लान 1944 में बड़े उद्योगपतियों के द्वारा बनाया गया था। 1944 में बड़े उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान बनाया गया था। इसका उद्देश्य देश की आर्थिक विकास, औद्योगिकरण को योजना तैयार करना था कि देश का जो विकास किया जाए वो योजनाबद्ध तरीके से किया जाए, नियोजन के साथ किया जाए। यह योजना सरकार को नियोजित विकास के लिए सुरक्षा देने के लिए बनाई गई थी, ठीक है ना। यह योजना किसके लिए बनाई गई थी, नियोजित विकास के लिए बनाई गई थी, ठीक है ना। 17वां क्वेश्चन देखिए, भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को क्यों अपनाया। भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को क्यों अपनाया, क्योंकि शीत युद्ध में दो गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ, और भारत इनसे दूर रहना चाहता था, अपनी स्वतंत्रता की नीति बनाना चाहता था, इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। भारत विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देना चाहता था और किसी अन्य सैन्य संगठन में शामिल नहीं होना चाहता था। इस वजह से भारत ने क्या किया, गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाया। किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था, अपनी संप्रभुता को बनाए रखना चाहता था। इस वजह से भारत किस में शामिल हुआ, गुटनिरपेक्ष में शामिल हुआ, ठीक है ना। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। चीन ने भारत में आक्रमण क्यों किया, तो पहला सीमा को लेकर किया। किसको लिया, सीमा को लेकर। भारत और चीन के बीच में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद था, ठीक है। किसको लेकर विवाद था, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर क्या था, विवाद था। दूसरा, भारत को फॉरवर्ड पॉलिसी, भारत ने सीमा पर चौकियां स्थापित की जिससे चीन ने अपना खतरा माना, ठीक है। भारत की जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी, चौकियां स्थापित करना, जिससे चीन ने खतरा माना, इस वजह से चीन ने क्या कर दिया, भारत के ऊपर हमला कर दिया। यूरोपीय संघ की दो कमियां बतानी है। यूरोपीय संघ की दो कमियां, तो देखिए यूरोपीय संघ में सभी देशों की समान आर्थिक स्थिति नहीं है, जिससे असंतुलन पैदा हो सकता है, ठीक है। सदस्य देशों के बीच नीतियों और निर्णयों में मतभेद होने से एकता कमजोर पड़ती है। क्या क्या लिख दोगे, और क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो यूरो मुद्रा को नहीं मान रहे, ठीक है ना। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो यूरो मुद्रा को नहीं मान रहे, और कोई नीतियां बनाई जाती है उस नीतियों पर सभी सहमत नहीं होते। यूरोपीय संघ के द्वारा बनाई गई नीतियों पे सभी देश सहमत नहीं होते, जिससे हमें यूरोपीय संघ की कमजोरियां नजर आती है, ठीक है। बहुत सारे देश यूरो मुद्रा को नहीं मानते हैं, और जब नीतियां बनाई जाती है तो उस नीतियों को बहुत सारे लोग नहीं मानते, तो इस वजह से हमें कमजोरी देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ, पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के दो कारण बताइए। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बन गया, तो राजनीतिक अपेक्षा, ठीक है। राजनीतिक उपेक्षा, तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सत्ता और निर्णय में उचित भागीदारी नहीं मिलती थी, ठीक है ना। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश क्यों बनाया गया, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सत्ता में उचित भागीदारी नहीं मिलती थी, और आर्थिक पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा संसाधनों का अधिक उपयोग किया गया, जिससे पूर्वी भाग पिछड़ गया। और ये भी लिख सकते हो कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा थोपना चाहता था। क्या थोपना चाहता था, उर्दू भाषा थोपना चाहता था, लेकिन जबकि ये लोग बंगाली भाषा बोलना चाहते थे, बंगाली भाषा बोलना चाहते थे, इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान बने, ठीक है। अगला 21वां, सुरक्षा नीति में शक्ति संतुलन का क्या अर्थ है। सुरक्षा नीति में शक्ति संतुलन का क्या अर्थ है, तो देखिए शक्ति संतुलन का अर्थ है कि विभिन्न देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक शक्ति को बनाए रखना, ठीक है ना। सभी जो मान लीजिए दो देश है, दोनों देश के पास हथियार और राजनीति
ठीक है शक्ति दोनों का, ठीक है ना, सैन्य शक्ति और राजनीतिक शक्ति दोनों का क्या है, एकदम इक्वली है, तो इसको हम बोलेंगे शक्ति संतुलन। क्या बोलेंगे, शक्ति संतुलन। जब दो देशों की राजनीतिक और सैन्य शक्ति बराबर हो जाती है तो इसको हम शक्ति संतुलन कह देते हैं, ताकि कोई देश अत्यधिक शक्तिशाली होकर दूसरे पर प्रभुत्व ना जमा सके। यह अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने में बहुत ज्यादा सहायता करती है। ठीक है, 22वां देखिए, वामपंथ और दक्षिण पंथ में अंतर बताना है। वामपंथ, तो देखिए वामपंथ क्या करता है, यह समानता, गरीबों के अधिकार और सरकारी नियंत्रण पर जोर देता है। वामपंथी लेफ्ट विंग्स क्या कहता है, ये बोलता है ठीक है समाज के अंदर, ठीक है समानता होनी चाहिए, गरीबी को, ठीक है गरीबों को अधिकार होना चाहिए और सरकार का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की बात करता है, किसकी बात करता है, गवर्नमेंट की बात करता है। ठीक है, और जो लेफ्ट विंग है आपका, राइट विंग के दक्षिण पंथ जो है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी संपत्ति और कम सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन करता है। ये कहता है कि निजी चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें क्या होनी चाहिए, निजी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तो भारत की विदेश नीति के दो तत्व बताइए। भारत की विदेश नीति के दो तत्व, पहला आप लिख देना गुटनिरपेक्ष, दूसरा लिखना विश्व शांति। तो भारत किसी भी शक्ति गुट में शामिल हुए बिना स्वतंत्र नीति अपनाता है और विश्व में विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल सुलझाने की बात करता है। तो भारत की विदेश नीति के दो तत्व हैं। आगे 1962 के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र में दो परिवर्तन बताइए। 1962 के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र में कौन कौन से दो परिवर्तन हुए, तो आप क्या लिखोगे, तो भारत ने अपनी सेना और रक्षा व्यवस्था को मजबूत किया और आधुनिक हथियारों का विकास किया। ठीक है, अगला रक्षा बजट में वृद्धि और सीमाओं की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया। सीमाओं की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया। ठीक है, 25वां देखिए, तो दक्षिण कोरिया की दो विशेषताएं बताइए जिससे समकालीन शक्ति केंद्र बन सके, जिससे सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र बन सकता है। आपको इसकी दो विशेषताएं बतानी है जो इसको सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बना सकता है दक्षिण कोरिया का। ठीक है ना, चलिए तो बात करते हैं मजबूत अर्थव्यवस्था। दक्षिण कोरिया की जो अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है। तो दक्षिण कोरिया एशिया की प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्था है जहां इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल उद्योग बहुत विकसित है। ठीक है ना, तो इसकी अर्थव्यवस्था क्या है, काफी मजबूत है। तकनीकी विकास, क्या बेटा, तकनीकी विकास, तो यह देश उन्नत तकनीक और नवाचार में अग्रणी है जिससे इसकी वैश्विक प्रभावशीलता बढ़ी है। तकनीक में बहुत आगे है, भारत से भी आगे है। ठीक है ना, छोटा सा देश है लेकिन बहुत आगे है। साफ्टा, साफ्टा क्या है, तो साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया यह समझौता है जिसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके तहत सदस्य देश आयात निर्यात शुल्क कम करते हैं ताकि आर्थिक सहयोग बढ़ सके। इसमें क्या होता है, जो भी देश शामिल हैं वो जब आयात निर्यात करते हैं तो बिना सीमा शुल्क के करते हैं। किसके करते हैं, बिना सीमा शुल्क के। सुरक्षा की अवधारणा मैंने अभी बताया था, तो सुरक्षा का अर्थ है किसी देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और नागरिकों की रक्षा करना। ठीक है, किसी भी देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और नागरिकों की रक्षा करना सुरक्षा कहलाता है। यह केवल सैन्य सुरक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें आर्थिक, पर्यावरणीय और मानवीय सुरक्षा भी शामिल होती है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की दो विशेषताएं बताइए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या किया, कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया, खदान में उत्पादन किया गया, सिंचाई और ऊर्जा के लिए बांध बनाए गए, सिंचाई और ऊर्जा के लिए बांध बनाए गए। ठीक है, 19 देखिए, तो भारत की विदेश नीति की दो विशेषताएं और मैंने आपको बताया गुटनिरपेक्ष और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ठीक है, 1962 के चीन, भारत और चीन के दो प्रभाव। 1962 में चीन और भारत के चीन के युद्ध के प्रभाव। तो देखिए, तो भारत को अपनी रक्षा व्यवस्था को कमजोरियां का एहसास हुआ कि भाई भारत को समझ में आ गया कि हमारी जो रक्षा व्यवस्था क्या है वो काफी कमजोर है, जिससे सेना को मजबूत किया गया। और इस युद्ध के बाद भारत की विदेशी और रक्षा नीति में बदलाव आया और सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया। और इसके साथ साथ भारत की जो अंतरराष्ट्रीय जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। तो बच्चों ये थे तुम्हारे टॉप 32 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे 6 के 6 क्वेश्चन 2 नंबर वाले इसी वीडियो से बनेंगे। 6 के 6 क्वेश्चन तुम्हारे इसी वीडियो से बनेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए
मत जाना, ठीक है, मत जाना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर तुमने अभी तक 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो उनको देख लेना, वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें अंदर मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।